Hello students, welcome back to my YouTube channel. So in this video we will be starting with another chapter of physics, that is electricity. ठीक है, so start करते हैं electricity chapter से. So first is what is electric current. अब सबसे पहले कि electric current होता क्या है. So electric current होता है flow of charges in a conductor. किसी भी conductor या conducting material से charges को flow करना होता है electric current. Electric current की हमारे पास formula होता है I is equals to Q by T. मीन्स I यहाँ पर करंट है, Q इज चार्ज एंड T इज टाइम. ठीक है, सो अब अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें, सो करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर. ठीक है, जिसको A से डिनोट करते हैं. करंट की ऐसा यूनिट हो जाएगी एम्पियर एंड चार्ज की आपको पता है, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम एंड टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड. So 1 ampere is 1 coulomb of charge divided by 1 second. इसको अगर वर्ड्स में हमें लिखना हो, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे. So 1 ampere is when 1 coulomb of charge flows through any conductor in 1 second. Then electric current is said to be 1 ampere. अगर 1 coulomb चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड में, इट मीन्स उसमें से 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज. अब ऐसा यूनिट ऑफ करंट होती है एम्पियर. अब ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम. अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था. अब 1 कूलम इज 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि अगर 1 कूलम करंट किसी भी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, मींस उसके अंदर से 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. ठीक है, सो अब अगर मैं इसको चेंज करके लिखूं, तो 1 कूलम में 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है और 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, -1.6 into 10⁻−19 कूलम. ठीक है, 1 कूलम में 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन में -1.6 into 10⁻19 कूलम चार्ज. ठीक है, सो अब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में चार्ज गिवन हो और आपको इलेक्ट्रॉन्स के नंबर निकालने हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स गिवन हो आपको चार्ज निकालना हो, तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Q is equals to N into E. Q is charge, N is number of electrons and E is 1.6 into 10⁻−19 कूलम. ये वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है. नेक्स्ट इज सर्किट. अब कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है, आपको पता है एक सर्किट में क्या क्या होता है, बल्ब होता है, स्विच होता है, बैटरी होती है, वोल्टमीटर, एमीटर, ये सारी चीजें हम अपने पास से कोई भी लगा सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग. बट अगर हम नॉर्मली डिफाइन करें कि सर्किट होता क्या है, तो सर्किट इज अ कॉन्टिन्यूअस, मीन्स उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में, एंड क्लोज्ड, वो कहीं से ओपन भी नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको सर्किट बोलेंगे. सो अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. करंट फ्लो कर रहा है, कहां से फ्लो कर रहा है, एक क्लोज पाथ से फ्लो करना चाहिए एंड कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे अ सर्किट. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. अब इन दोनों में भी डिफरेंस होता है. पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होते हैं. ठीक है, पोटेंशियल देखो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट. ठीक है, इंफिनिटी से अगर हम किसी भी चार्ज को एनी पॉइंट सपोज P तक लेकर आ रहे हैं, तो उसमें जो वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमारा कितना वर्क लगा उसको, उस काम को करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल. ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. इसमें हमने इनिशियल पॉइंट डिफाइन नहीं किया है. ठीक है, सो ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है, ये हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है. बट अगर मैं वन पॉइंट को डिफाइन कर दूं एज इन्फिनिटी, ठीक है, इनिशियल पॉइंट को या वन पॉइंट को इन्फिनिटी डिफाइन कर दूं, तब वो हमारा बन जाएगा नॉर्मल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाता है वर्क डन बाय चार्ज. ठीक है, सो वर्क डन बाय चार्ज हो जाएगा. अब इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट.
ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ही ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, जिसको वी से डिनोट करते हैं। तो अब अगर वोल्ट की हमारे पास डेफिनेशन पूछ ली जाए तो इसको हम कैसे लिखेंगे, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, कितना वर्क करना है, अब हम सारी चीजों को स्पेसिफाई करेंगे। हमें 1 वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है। जो भी इसमें हमारे पास वैल्यूज होती है ना, सबकी ऐसा यूनिट हम लिख लेते हैं। तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डिनोट करते हैं और इसकी ऐसा यूनिट को भी वी से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। वर्क डन कैसे यूनिट होती है, जूल, कूलम की होती है, सॉरी चार्ज की होती है कूलम, ठीक है। सो अब पोटेंशियल डिफरेंस तो था अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वर्क डन बाय पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट बोल रहे हैं तो वर्क को हम क्या बोलेंगे, 1 जूल ऑफ वर्क बोलेंगे, ठीक है। चार्ज को हम क्या बोलेंगे, 1 कूलम ऑफ चार्ज बोलेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या बोलना है, व्हेन 1 कूलम ऑफ वर्क हमने बता दिया 1 कूलम ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज, कौन सा चार्ज, टू मूव अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो बस इन चीजों को डिफाइन कर देंगे, बस आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें सबकी SI यूनिट्स पुट कर दो, उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। डेफिनेशन में आप हर जगह 1 जूल वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो हम मेजर कर सकते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट से, वोल्ट मीटर से, ठीक है। वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या होता है, वोल्ट मीटर, ठीक है। ये वोल्ट्स में हमें वैल्यूज देगा, 2 वोल्ट 3 वोल्ट जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये हमेशा किस में कनेक्टेड होता है, पैरेलल में। जो भी हमारा सर्किट है उसके पैरेलल में हम वोल्ट मीटर लगाते हैं ऑलवेज, ओके। उसके बाद अगर मैं करंट की बात करूं यहाँ पे, तो करंट कैसे मेजर करते हैं, करंट हम करते हैं एम मीटर से मेजर, ठीक है। एम मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें कूलम्स में वैल्यू बताता है कि इस सर्किट से कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। सो करंट को हम किसमें, सॉरी एम मीटर को हम किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, ऑलवेज एम मीटर को हम सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी हमारी नॉर्मल इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गई, डेफिनेशंस हो गई। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको वर्क डन दे देंगे, चार्ज दे देंगे, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, या फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे, चार्ज दे देंगे, आपको वर्क डन निकालना होगा। तो बस आपको इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। सपोज आपको बोल दिया कि कोई भी सर्किट है जिसकी 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जिसका 2 वोल्ट है, ठीक है। वर्क डन आपको बताना है, चार्ज है 3 कूलम, ठीक है। तो अब वर्क डन कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 जूल। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है। सो ऐसे हम न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, सो नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? According to Ohm's law, at any constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to potential applied through it. मीन्स जो ओम साइंटिस्ट था उसने क्या बोला था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है ना, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल जितना है उसके अंदर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए जब इक्वल्स टू का साइन आएगा तो हमें कोई कांस्टेंट लगाना होता है, ठीक है। सो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक कांस्टेंट विच इज नोन एज R। R क्या होता है, ये ओम्स कांस्टेंट है और इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। सो अब ये फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V/I इज इक्वल्स टू R। मीन्स 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 ओम। अब ओम क्या है देखते हैं। ओम जो है वो ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस की, बट उससे पहले रेजिस्टेंस क्या होता है, सो रेजिस्ट करने का मतलब होता है अपोज करना किसी भी चीज को। सो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट या अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकना, जो उसके फ्लो को रोकता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम्स। ओम जो कि ओम साइंटिस्ट के नाम से ही ओम बोला जाता है, ठीक है। इसको हम ऐसे, एक ग्रीक सिंबल है, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब 1 ओम की डेफिनेशन अगर हमें लिखनी हो तो क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की क्या होती है, विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो अब रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट है ओम, ओम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर
व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एंड अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, अब इनकी जैसे हमने ऐसा यूनिट लिख ली, पोटेंशियल की होती है 1 वोल्ट, करंट की होती है 1 एम्पियर। ठीक है, और अभी हमने रेजिस्टेंस की देखी, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है 1 ओम। ठीक है, सो हमने सबकी ऐसा यूनिट लिख ली। अब 1 ohm will be equals to when a potential of 1 volt and a current of 1 ampere flows through the conductor। ठीक है, उसको हम बोलेंगे 1 ohm। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिससे हम किसी भी कंडक्टर पे रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। सो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल के नेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो मेटल है, नॉन मेटल है, कैसा उसका मटेरियल है। सेकेंड इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, वो उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, लेंथ की हमारा जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा लंबा होगा, जितनी ज्यादा लेंथ होगी, उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, मींस उतना ही करंट को अपोज करेगा, स्टॉप करेगा। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रेजिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब होता है अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, डायरेक्टली का मतलब होता है रेजिस्टेंस बढ़ेगा जब लेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है, और रेजिस्टेंस अगर घटेगा तो लेंथ कम होगी, तब रेजिस्टेंस कम होगा। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। अब ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिन पे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूं तो मैं लिख सकती हूँ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और यहाँ पे क्या है बाय A। ठीक है, इतना मैं लिख सकती हूँ। बट जब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाऊंगी और इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगी, तब यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट लगाना होता है। तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लगाया है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो अब ये रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये होती है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी। इसकी ऐसा यूनिट देख लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हो जाएगी ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस की होती थी ओम, रेजिस्टिविटी की हो जाएगी ओम मीटर, ओम के बाद मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में गिवन था, दैट विल करंट फ्लोज मोर इजीली थ्रू अ थिक और थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल। अब हमें बताना है कि एक हमारे पास थिक वायर है, एक हमारे पास थिन वायर है। मटेरियल दोनों का सेम है, मटेरियल में हमें कोई वो नहीं है, मींस फर्स्ट फैक्टर जो है वो तो सेम है। अब उसने लेंथ भी हमें कुछ नहीं बता रखा, लेंथ क्या है, तो इसको भी हम नेग्लेक्ट करेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अब हम देखेंगे। एक थिक है, तो जो भी हमारे पास वायर जो है वो थिक है, ठीक है, और एक वायर जो है वो थिन है, तो इसका एरिया आपको ज्यादा दिख रहा है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ज्यादा है, तो एरिया ज्यादा है इस वाली का। इसमें क्या है, इसमें एरिया कम है। ठीक है, सो इस वाली वायर में एरिया इज लेस, और हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या लग रहा है, कम लग रहा है, और यहाँ पे अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस यहाँ पे लग रहा है ज्यादा। अब हमें क्या बताना था कि कौन सी वायर में से करंट इजीली फ्लो करेगा। तो करंट कहाँ पे इजीली फ्लो करेगा, देखो कहाँ वो इजीली फ्लो कर सकता है, जहां पे उसको अपोज करने वाला, स्टॉप करने वाला फैक्टर बहुत कम है। और स्टॉप कौन करता है करंट को, रेजिस्टेंस स्टॉप करता है। तो हमें ऐसी वायर ढूंढनी है जिसमें रेजिस्टेंस सबसे कम लग रहा है, क्योंकि जितना उसमें रेजिस्टेंस कम होगा उतना ज्यादा उसमें से करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो अब इसमें तो रेजिस्टेंस, हाँ इसमें रेजिस्टेंस कम है, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, मींस अब इलेक्ट्रिक करंट किससे ज्यादा इजीली फ्लो करेगा, थिक वायर से। ठीक है, थिक वायर से करंट ज्यादा फ्लो करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय नॉट अ प्योर मेटल। मींस जो कॉइल होती हैं टोस्टर्स वगैरह की, वो हम एलॉय से क्यों बनाते हैं, मेटल से क्यों नहीं बनाते। ठीक है, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, जो एलॉयज होते हैं ना वो हायर रेजिस्टेंस होता है। हायर रेजिस्टेंस क्यों चाहिए, अब हमें ये देखो, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ना किसी भी एलॉय का, किसी भी मटेरियल का, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना वो करंट को स्टॉप करेगा, उतना वो हीट प्रोड्यूस करेगा, है ना। अगर कोई किसी चीज को स्टॉप कर रहा है तो उसको ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, ज्यादा एनर्जी निकल रही है उसमें से, मीन्स ज्यादा हीट निकल रही है। तो टोस्टर्स में हमें हीट ही चाहिए होती है, जिसकी वजह से हम टोस्ट कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, आयरन में भी हमें ज्यादा हीट चाहिए, तो ज्यादा हीट हमें किससे मिलेगी, ऐसे मटेरियल से मिलेगी जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस हो।
ठीक है, जो ज्यादा करंट को अपोज कर सके, स्टॉप कर सके। तो मेटल्स के कंपैरिजन में एलॉयज के पास हायर रेजिस्टेंस होता है, तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा अच्छे से हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हायर मेल्टिंग पॉइंट, वो बहुत इजीली मेल्ट भी नहीं करेंगे। अगर बहुत ज्यादा जैसे कि हीट अप हो गया है, ठीक है, जो हमारी कॉइल्स हैं वो बहुत ज्यादा हीट अप हो गई हैं, तो अगर उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वो मेल्ट कर जाएगी, मेल्ट कर गई तो हमारा सर्किट ब्रेक और फिर वो हमारे किसी भी काम की नहीं होगी। इसलिए हमें फर्स्ट तो हायर रेजिस्टेंस चाहिए और उसका हायर मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है एलॉयज की, जो मेटल में नहीं होती, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज यानी कि बर्न एट हायर टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर होने पर, जितना भी हम ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा लें, एलॉयज तब भी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ठीक है। मेटल टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑक्सीडेशन आपको पता ही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तो वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बर्न हो जाते हैं मेटल्स। एलॉयज ऐसा नहीं करते हैं, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, इसलिए एलॉयज आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्योर मेटल्स इन कॉइल्स ऑफ टॉस्टर्स एंड आयरन, ठीक है। सो ये हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। Now the next in-text question is, resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degrees Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity? Resistivity means rho हमें find out करना है, rho of the metal at that temperature. Predict material of the wire also. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। लेंथ L इज इक्वल्स टू हमें 1 मीटर गिवन है, रेजिस्टेंस यानी कि R इज इक्वल्स टू हमें 26 ओम गिवन है। उसके बाद डायमीटर ऑफ वायर दे रखा है 0.3 mm, तो सबसे पहले इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर, ठीक है। सो हमें 0.3 mm में निकालना है। सो 0.3 mm में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है, इतना हमारे पास आ गया डायमीटर। देन व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी निकालनी तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। आर का हमें पता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ठीक है, ये रेजिस्टिविटी है एल बाय ए। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी अब, इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया रेजिस्टिविटी के लिए, ठीक है। सो इसमें अब हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। आर की वैल्यू हमें गिवन है, लिख लेते हैं, रो इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू है 26, एरिया हमें नहीं पता, ठीक है, उसकी जगह पर डायमीटर हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय लेंथ इज इक्वल्स टू 1 मीटर। एरिया निकाल लेते हैं एक बार। सो एरिया ऑफ क्या निकालना है हमें, वायर, मेटलिक वायर। सो वायर आपको पता है इस फॉर्म में होती है, राइट, तो इसका आपको एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा अब किसी भी वायर का? एरिया के लिए हम लेंगे, बिकॉज वो मेटलिक वायर में करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, सो सर्कल का एरिया हम लेंगे, क्या होता है πr², ठीक है। सो पाई इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू आर हमें गिवन नहीं है, हमें डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर अगर इतना है तो आर कितना हो जाएगा, 0.3 डिवाइड बाय 2, ठीक है, इंटू 10⁻³ ये हमारे पास आर हो गया। तो अब इसमें पुट कर लेते हैं 0.3 डिवाइड बाय 2, अब आर का स्क्वायर है इंटू 10⁻³ तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसको और भी सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 3.14 इंटू 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा 0.09, ठीक है, इज इक्वल टू 10⁻6 डिवाइड बाय 4, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको यहाँ पुट कर लेते हैं। सो एरिया के प्लेस पे पुट करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू 0.09 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 को भी हम इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 डॉट 1 बच गया, 2 5 ज़ा 10, फिर से 1 बच गया, 2 7 ज़ा 14, ये हो गया। अब हमें इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। सो इससे आपका आंसर आ जाएगा 1.84 इंटू 10⁻6, और क्योंकि रेजिस्टिविटी है तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है। सो ऐसे करके हम इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। अब आपको बताना था प्रेडिक्ट मटेरियल ऑफ द वायर, आपको वायर का मटेरियल भी बताना था। सो ये आपको एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है, उससे आप थोड़ा सा उसको रीड कर लेना, ट्राई करना, लर्न हो जाएगी, तो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन से मेटल की किस रेंज में रेजिस्टिविटी आती है। तो इस रेंज में होती है मैग्नीज की। सो वायर किसकी बनी हुई है, मैग्नीज, ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन हो गया।
Next is question number 2. A wire of given material having length is equals to L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. 4 ohm का resistance given है. What would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2A? तो देखो सबसे पहले हमें लेंथ दे रखी है एक वायर की L, ठीक है, लेंथ को उसने L ही गिवन है हमारे पास. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए गिवन है, रेजिस्टेंस हमें 4 ओम गिवन है, ठीक है. तो सबसे पहले व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, ठीक है. सो रेजिस्टेंस के लिए हम निकाल लेते हैं. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए, ठीक है. अब इसने बोल रखा है कि इस फॉर्मूले में रेजिस्टेंस तो आर ही है, रो हमें गिवन नहीं है, रो ही है. लेंथ इज इक्वल्स टू एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए. सो हमारे पास ये हो गया फर्स्ट केस के लिए फॉर्मूला. सेकंड में इसने बोला व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर. अनदर वायर का रेजिस्टेंस बताना है, सेम मटेरियल की बनी हुई है, लेकिन अब की बार उसमें क्या हो जाएगा, लेंथ हाफ हो जाएगी, ठीक है. तो इस फॉर्मूले में मैं आर डैश कर रही हूँ फर्स्ट, आर इज फॉर फर्स्ट वायर, आर डैश में डिनोट कर रही हूँ सेकंड वायर के लिए, ठीक है. तो अब सेकंड वायर में रेजिस्टिविटी तो यही है, L अब क्या हो गया है L बाई 2, L बाई 2 हो गया है, ठीक है. उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया है 2A. अब A की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 2A, राइट. L के प्लेस पे हमने L बाई 2 लिख दिया, A के प्लेस पे हमने 2A लिख दिया, ठीक है. अब इसको सॉल्व करते हैं. रो एज इट इज, L एज इट इज, नीचे आ जाएगा 4A, ठीक है. अब आप मेरे को ये बताओ कि ये किसके इक्वल था, रो L बाई A. रो L बाई A किसके इक्वल था, यहाँ से देखो रो L बाई A इक्वल था R की, ठीक है. तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि R डैश इज इक्वल्स टू इसके प्लेस पे R और यहाँ पे 1/4 है मल्टीप्लाई में, ठीक है. सो R डैश इज इक्वल्स टू R/4 मेरे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है. अब इसमें एक और चीज गिवन थी कि रेजिस्टेंस हमें 4 ओम गिवन है फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस हमें 4 ओम गिवन है. तो हमारे पास ये रिलेशन आया था R/4. तो इसमें जो फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस 4 है, तो फर्स्ट वायर के रेजिस्टेंस को मैंने R से डिनोट किया था और सेकंड वायर को मैंने R डैश से डिनोट किया था. सो R के प्लेस पे मैं 4 लिख देती हूँ, ठीक है, फर्स्ट वायर के रेजिस्टेंस के लिए. सो 4 से 4 कैंसिल और ये नया वाला जो रेजिस्टेंस है दूसरी वायर का वो आ जाएगा 1 ओम, ठीक है. सो ऐसे क्वेश्चंस को आपको इस टाइप से सॉल्व करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत चांसेस है एग्जाम में आने के, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक है. तो आई होप आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह, थ्योरी, कंसेप्ट सारी चीजें समझ आई होंगी. अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में कुछ भी डाउट है तो आप ऑलवेज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स, ठीक है. सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. Until then, happy learning. Thank you so much.